चलिए, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपका दोस्त और होस्ट विवेक कुमार कश्यप, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम आज ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, जो पेपर 4 पार्ट 3 है ना? अप्लाइड साइंस का जो पहला भाग है, ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, यहाँ से हम लोग आज से अध्ययन करना शुरू करेंगे। आपके पेपर 4 की क्लास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में 1 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। जिनको भी क्लास से संबंधित कोई जानकारी चाहिए होगा, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या फिर गोटूल एकेडमी के कोर्स में भी, एप्लीकेशन में भी आपका कोर्स लॉन्च चुका है। हमारे एप्लीकेशन का नाम है गोटूल कोचिंग क्लासेस ऐप, ठीक है? उस ऐप में जाएंगे, अभी होली ऑफर के साथ आपको ये दिख रहा होगा। इसमें आपका लगभग अप टू 50%, 50 तो नहीं है, अप टू, सब में लगभग, किसी में 50, किसी में 40, 30, इस तरीके का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, ये दिए गए नंबर है, यहाँ पे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं ना। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप जा करके, ठीक है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स हो, मेंस का कोर्स हो, व्यापम का कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, कोई भी प्रीलिम्स मेंस का, कोई भी मेंस का टेस्ट सीरीज हो, एसआई का हो, व्यापम का हो, इन सबके कोर्सेस और टेस्ट सीरीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो रंगों का त्योहार मनाइए अब गोटुल एकेडमी के साथ। हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 50% डिस्काउंट है। ठीक है, टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज पर व्हाट्सअप करने के करेंगे टेस्ट सीरीज लेने के लिए। ठीक है, मेंस टेस्ट सीरीज, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज जो होता है वो आपके व्हाट्सअप पे ही चलता है। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाएगा और उसमें आप लोग को ऐड किया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यह है ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, जो पेपर 4 पार्ट 1, पेपर 4 पार्ट 3 का जो पहला भाग है। हमारा टॉपिक पहला है ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखेंगे, ठीक है, कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है। ठीक है, हमारा जो होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है। सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे आप लोग सरल भाषा में क्या समझते हो, आईटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझते हो। ठीक है, तो पहले तो ये जानेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना क्या है। ठीक, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी में पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, तो आईटी क्या है। ठीक, आईटी, आईटी ये है जब हम क्या करते हैं, जब हम डाटा को, ठीक है, जानकारी में बदलते हैं। ठीक है, डाटा को जानकारी में जब हम क्या करते हैं, बदलते हैं, और किस माध्यम में। ठीक है, किस माध्यम के थ्रू, इसके लिए माध्यम का जरूरत होता है, इसके लिए माध्यम जरूरत होता है इंटरनेट। इंटरनेट, जब डाटा को हम जानकारी के रूप में चेंज करते हैं, ठीक है, इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक भेजने के लिए बदलते हैं, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए जब हम इंटरनेट या संचार साधनों का प्रयोग करते हैं, संचार साधनों का प्रयोग करते हैं, तो यह कार्य करते हैं, तो यह कार्य ही क्या कहलाता है, आईटी कहलाता है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब सरल शब्दों में समझिए, होता क्या है, जब हम कोई भी डाटा, रॉ डाटा, ठीक है, जानकारी, कोई भी जानकारी है, वो क्या है आपके लिए, हमारे लिए डाटा होता है। जब हम डाटा को जानकारी के रूप में क्या बोलते हैं, बदलते हैं, इसके बदलने के लिए, जब बदल करके जब हम इसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, डिजिटली माध्यम में, ठीक है, किस माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको हम पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो यही जो कार्य है, ये क्या कहलाता है, आईटी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। जब हम डाटा को चेंज करते हैं जानकारी में, कोई भी सूचना है, कोई भी आंकड़े हैं, इसको हमारे लिए क्या है, वो डाटा है। और डाटा को हम किस में चेंज करेंगे, जानकारी में। जानकारी में चेंज कर क्या करेंगे, उसको हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, भेजेंगे। अब भेजने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होगी, तो वो माध्यम क्या है, डिजिटल माध्यम। तो डिजिटल माध्यम से जब हम एक माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो पहुंचाने में जो किया गया कार्य है, वही कार्य क्या कहलाता है आपका, वही कार्य कहलाता है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो सीधी सी बात देखिएगा, जब सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, जब हम सूचना को, ठीक है, सूचना को जब डाटा को जानकारी में हम चेंज करते हैं, और जानकारी में चेंज करके उसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक
पहुंचाने में डिजिटल माध्यम का जो प्रयोग किया जाता है, और इस पहुंचाने में जो कार्य किया करना पड़ता है, उस कार्य को हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, अगर हम सरल भाषा में समझें, ठीक है, इतना अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, सरल शब्दों में। ठीक है, सरल शब्दों में। ठीक है, अगर 2 नंबर में आया सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, तो हमको क्या लिखना है, आप इसको ना लिख करके आप सीधे लिख सकते हैं कि सूचना का प्रसारण प्रौद्योगिकी के द्वारा जब किया जाए। ठीक है, इंफॉर्मेशन, सूचना यानी क्या है हमारे लिए, इंफॉर्मेशन। सूचना का प्रसारण, प्रसारण मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, प्रसारण मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग। सूचना का प्रसारण जब प्रौद्योगिकी के माध्यम से, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। सूचना प्रसारण जब प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, आईटी कहते हैं। ठीक है, आईटी कहते हैं। ठीक है, तो सरल शब्दों में अगर आपसे पूछे कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, जब, तो इसमें लिखेंगे हम लोग, जब सूचना का प्रसारण, जब इंफॉर्मेशन का प्रसारण हम लोग ब्रॉडकास्टिंग जब हम किस माध्यम से करते हैं, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, ठीक। और अगर सरल शब्दों में पूछे, है ना, 2 नंबर में अगर लिखने के लिए आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इसमें हम ये लिखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक है। ठीक है, इसको मैं लिखवा रहा हूं 2 नंबर में, आप जैसा लिखोगे, सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक जिसके माध्यम से कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से कंप्यूटर, इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनेट सॉफ्टवेयर, SW मतलब होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और संचार उपकरणों का प्रयोग करके, संचार उपकरणों का प्रयोग करके सूचना का, सूचना का सबसे पहले क्रम में रखिएगा, संग्रहण, संग्रहण, संग्रहण मतलब होता है स्टोरेज, स्टोरेज, संग्रहण, संग्रहण के बाद आपका आएगा प्रसंस्करण, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग। ठीक है, संग्रहण, प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण, फिर संचार, संचार, संचार मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन, संग्रहण, प्रसंस्करण, संचार और संरक्षण। ठीक है, संरक्षण। ठीक है, इसका मतलब सोचते हैं सेव। ठीक है, सेव या सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जब सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और संचार उपकरणों का प्रयोग करके सूचना का संग्रहण, प्रसंस्करण, संचारण, कम्युनिकेशन और संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, किया जाता है। अगर ये 2 नंबर में आता है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो नॉर्मल बताया कि जब क्या कहते हैं, सूचना का प्रसारण जब प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, नॉर्मल परिभाषा हो गई। ठीक है, अगर 2 नंबर लिखना आता है आप लिखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर और इंटरनेट तथा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और संचार उपकरणों का प्रयोग करके सूचना का संग्रहण करते हैं, संग्रहण मतलब स्टोरेज, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, संचार यानी कम्युनिकेशन,
बस संश्लेषण क्रम होता है, ठीक है, जिसको मैं लिख रहा हूँ। संग्रहण, प्रसंस्करण, संचार और संरक्षण किया जाता है। इसे, इसी माध्यम को, इसी प्रौद्योगिकी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी की संज्ञा कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। इसके लिए एग्जाम्पल लिख जाएगा, ऑनलाइन बैंकिंग। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल है आपका ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट, इंटरनेट, सोशल मीडिया जो आप लोग यूज करते हैं, सोशल मीडिया, ठीक है। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ऐप, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन, जितने अभी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ई गवर्नेंस में जो भी यूज होता है, ई गवर्नेंस, ठीक है। ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के, ठीक। अब इसके लिए घटक अगर पूछेगा, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, घटक मतलब जो इसमें प्रयुक्त किया जाता है उसको बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के घटक बोला जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटक। तो ये देखिए, जो ये जो आया है आपका, ये 2 नंबर में आएगा एग्जाम में ना, तो इसको लिखना है 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में लिख देता हूँ। 2 मार्क्स में आएगा तो लिखना है। 4 मार्क्स में आएगा तो इसमें आप ये बढ़ा देना एग्जाम्पल, और साथ ही साथ ये घटक बढ़ा देना, तो ये 4 मार्क्स के लिए हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटक कौन कौन से, अगर पूछेगा एग्जाम में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो ये है हार्डवेयर। एग्जाम्पल के लिए पहला देखना, पहला सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख घटक क्या है, हार्डवेयर, हार्डवेयर। इसको आप लोग देवनागरी लिपि में लिखेंगे, हिंदी में, मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, आप हिंदी में, हिंदी वाले इसे लिखेंगे हार्डवेयर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हार्डवेयर, ठीक। या फिर इसका शॉर्टकट होता है HW, H स्लैश हार्डवेयर, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर, ये घटक है, हिंदी वाले लिखेंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो सॉफ्टवेयर, ये इसका छोटा रूप है, ठीक है। चलिए, नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क, नेटवर्क में आप जानते होंगे लैन, मैन, वैन, ये नेटवर्क सुने होंगे आपने, ठीक है। चौथा आपका है नेटवर्क के बाद डाटाबेस, ठीक है, डाटा बेस। इसमें आपने एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, या फिर ओरेकल, सी, ओरेकल, ये सब लैंग्वेज है डाटाबेस, ठीक है। तो हार्डवेयर में जितने आपने पढ़े होंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप सब जानते हो, जितने भी एप्स इसमें आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर में कितना आ जाएंगे, एप्स आ जाएंगे, ठीक है। और कंप्यूटर के सारे घटक, यानी कि आपका मॉनिटर इसमें आ जाएगा, एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आप जानते हो जितने भी हार्डवेयर और जितने भी सॉफ्टवेयर, बाकी सब जानते हो। नेटवर्क में लैन, मैन, वैन, डाटाबेस में एसक्यूएल और एकल, ठीक है, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, घटक आ जाएंगे, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो ये प्रमुख घटक है, और भी आप ऐड कर सकते हो। तो हार्डवेयर में आप बढ़ा देना, वहां पे इसके एग्जाम्पल लिख देना, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। तो ये पूरा आपका 4 नंबर में आ जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, उसके प्रमुख घटक, ठीक है। और इसके लिए एग्जाम्पल ये लिख सकते हो, ठीक है। और इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, पहले पहले क्या होता है, संग्रहण करते हैं, फिर प्रसंस्करण करते हैं, फिर संचारण, फिर संरक्षण। इसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का क्या किया जाता है, किया जाता है ना, सूचना प्रौद्योगिकी किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और संचार उपकरणों का प्रयोग करके, ये सारे घटक हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट, यानी कि नेटवर्क इंटरनेट हो जाएगा, ठीक है। और डाटाबेस यानी कि संचार प्रयोग करके सूचना का क्या करते हैं हम लोग, पहले संग्रहण करते हैं, फिर प्रसंस्करण करते हैं, फिर संचारण करते हैं, फिर संरक्षण किया जाता है। तो यही इसमें जो काम आने वाली जो प्रौद्योगिकी है, वो क्या कहलाती है, हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन बैंकिंग में, इंटरनेट में, ठीक है, इंटरनेट में जो प्रौद्योगिकी यूज होती है, सोशल मीडिया में होती है, ऐप में यूज होता है, ई गवर्नेंस में यूज होता है, ये सारे किस्म होते हैं आपके सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और उसके घटक कौन कौन से हैं मैंने बता दिया। तो चलिए, ये आपका एक पहला चैप्टर जो था, पहला चैप्टर में ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, जिसमें हमने अभी समझा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है। देखिए, जब से इंटरनेट, सोशल मीडिया आ चुका है, ग्रामीण भारत एक क्या हो चुका है, आईटी का हब बन चुका है। आज हर सारी सेवाएं, हर कुछ सुविधा, ठीक है, गांव गांव तक पहुंच रही है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जो गांव गांव के घर घर तक पहुंच करके डिलीवरी आज कर रहे हैं। आज फूड चेन ब्लॉक जैसे जोमेटो, स्विगी, ऐसे कई सारे जगह छोटे छोटे शहरों में खुल चुके हैं,
ठीक है। तो ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, ये हमारे चैप्टर में डाला हुआ है। और इसके हम लोग भूमिका जानने के लिए सबसे पहले इस चार्ट को देखेंगे कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्या क्या भूमिका रहेगी, इसकी एक सिनॉप्सिस है। जैसे आप लिखेंगे, बड़े क्वेश्चन में आ गया सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, तो इस तरीके का आप साइड में बना सकते हैं एक कॉपी में। तो ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आज स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, जब पहुंच चुका है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन में ई चॉइस सेंटर है ना खुल चुका है। सभी के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपको जानना है कि ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका किस किस क्षेत्र में है। ठीक है, कुछ क्षेत्र यहाँ पे दिखाया गया है और बहुत सारे क्षेत्र है, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन क्षेत्र में, पंचायत वगैरह, बैंकिंग फाइनेंस, ठीक है, क्षेत्र में, एग्रीकल्चर कृषि में सबसे बड़ी भूमिका रही है आईटी की ग्रामीण भारत में। इसके अलावा है एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे टेली एजुकेशन आ चुका है। ठीक है, रिटेल यानी कि खुदरा व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई क्यूआर कोड आज गांव गांव में देखने आपको मिल जाएगा। टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, दूरस्थ संचार, ठीक है, ये भी संचार माध्यम जितने भी आज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। ठीक है, बस्तर सरगुजा क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर माध्यम से। रिटेल छोटे बड़े उद्योग के लिए है ये। ई गवर्नेंस यानी कि ई प्रशासन से जुड़ी हुई सारी सेवाएं ग्रामीण भारत को मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य सुविधाएं हैं, जैसे सोशल ऑडिट के माध्यम से किया जा रहा है, और जो समाज कल्याण की सुविधाएं हैं डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे कई सारी सुविधाएं हैं जो आज ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जा रही है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है ग्रामीण भारत में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज हर जो लेबर भी जो होता है वो आज मोबाइल लेके घूम रहा है। ठीक है, जो धान रोपने वाले उन लोग भी मोबाइल में घूम रहे हैं। तो उन लोग को लिए भी सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका बहुत बढ़ रही है। ग्रामीण भारत में आज सूचना ऐसे लोगों तक पहुंच चुका है जो अभी तक सूचना से अनभिज्ञ थे। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका में हम मुख्यतः शुरुआत करने वाले हैं सूचना के और प्रसारण से। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, इन सब का एक एक डिटेल पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित सारी योजनाओं को भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, सूचना प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कृषि के क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में ग्रामीण भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्या क्या रही है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि सूचना प्रौद्योगिकी ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया का उद्देश्य, सूचना प्रौद्योगिकी से भारत सरकार के डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है, भारत सरकार, एक कोटेशन याद कर लीजिएगा, भारत सरकार द्वारा जो 2015 में चालू किया गया था डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन चालू किया था। इसका उद्देश्य है डिजिटल रूप से सशक्त समाज, डिजिटल रूप से सशक्त समाज, इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना है, एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। ठीक है, इसमें कहीं भी आप देख सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका में भारत सरकार का खुद 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन चालू किया गया था, जिसका उद्देश्य था डिजिटल रूप से सशक्त समाज का निर्माण और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लाभ तथा ग्रामीण क्षेत्रों को जो प्रौद्योगिकी की सुविधाएं मिली हैं उसके माध्यम से सरकार क्या कर रही है, सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहती है। ठीक है, 2024 से 26, 2024 से 26 के संदर्भ में आईटी का ग्रामीण परिवर्तन मुख्य आधार बन चुका है। 2024-26 में आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का ग्रामीण परिवर्तन, आई आईटी आईटी ग्रामीण परिवर्तन का मुख्य आधार बन चुके हैं। ठीक है,
तो 24 से 26 के बीच में आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो ग्रामीण परिवर्तन का मुख्य आधार बन चुका है। गाँव में सबसे ज़्यादा परिवर्तन कब आया था? 24 से 26 के बीच में। ठीक है, आज सभी छोटे-छोटे गाँव तक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऑनलाइन डिलीवरी या ई प्रशासन बहुत सारी सेवाओं से लोग जुड़ चुके हैं। इसका मेन परिवर्तन किसके लिए वजह से आया है? 24-26 में ग्रामीण भारत में परिवर्तन का मुख्य आधार बना है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, 24 से 26 के बीच में मैक्सिमम परिवर्तन आया है ग्रामीण भारत में। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है, कहाँ-कहाँ हम लोग देखे थे? कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना? प्रशासन, तो इन सब का आज हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं, एक-एक चीज़ का। तो सबसे पहले हमारा जो भूमिका है, पहला हम लोग देखेंगे कृषि क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण भारत में सर्वाधिक जो है आपका कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है, सूचना प्रौद्योगिकी। क्योंकि मैक्सिमम भारत की आबादी किसमें रहती है? कृषि, यानी कि जीवन यापन किससे करती है? कृषि क्षेत्र में। तो सूचना प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है कृषि क्षेत्र में आज सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो किसी क्षेत्र में भूमिका क्या होगी ग्रामीण भारत में? पहला देखते हैं किसानों को कृषि क्षेत्र में इससे क्या फायदा हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी से। इसमें किसानों को मौसम का पूर्वानुमान मिला है। किसानों को मौसम का पूर्वानुमान आज मोबाइल में उनके मैसेज आता है। ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान कि कहाँ कहाँ वर्षा होने वाली है। तो इससे आईटी की भूमिका यह है कि ग्रामीण भारत में कि किसानों को अब मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी मिल रही है। ठीक है, जैसे अगले 72 घंटों में कहाँ कहाँ वर्षा होने वाली है, ये सारे जो है आईटी के माध्यम से आज भेजा जा रहा है। ठीक है, मोबाइल में मैसेज आता है। दूसरा, जलवायु की जानकारी मिलती है। दूसरा, जलवायु जलवायु की जानकारी मिल रही है। ठीक है, क्लाइमेट कैसा है उस एरिया का। एक ऐप है, ऐप के माध्यम से कृषि का एम कृषि ऐप, इस तरीके से आपको जानकारी दी जा रही है। बाजार की मांग, विपणन संबंधित जानकारी मिल रही है। ठीक है, बाजार की मांग, बाजार में क्या मांग है। ठीक है, साथ ही साथ विपणन मतलब खरीदी बिक्री, विपणन विपणन मतलब खरीदी बिक्री के लिए विपणन की जानकारी मिल रही है। ये ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में आपका है कृषि में मौसम की जानकारी, जलवायु की जानकारी, बाजार की मांग, विपणन की जानकारी, कृषि संबंधित नई तकनीकों की जानकारी, कृषि से संबंधित नई तकनीक, नई नई टेक्नोलॉजी, टेक्निक की जानकारी मिल रही है। जैसे फसल में कीड़े लग रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से खाद, कौन से दवाई प्रयोग किया जाए, इसकी जानकारी दी जा रही है। ठीक है, इससे संबंधित सारी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो ग्रामीण भारत में कृषि के लिए चलाए जा रहे हैं, कृषि क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं आपका प्रमुख योजनाएं हैं। जैसे आपका इसके लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ग्रामीण भारत में आपका प्रमुख योजनाएं जो चलाए जा रहे हैं, जिसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, है ई चौपाल, जो आपके ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, किसान कॉल सेंटर, किसान किसान कॉल सेंटर, ठीक है, ई नैम, ये सारे क्या है इसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका ग्राम ज्ञान केंद्र, डीडी किसान चैनल, ग्राम ज्ञान केंद्र, ठीक है, डीडी किसान चैनल स्पेशल लाया गया है, डीडी किसान चैनल। ठीक है, इसके बाद आपका है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, एग्री मार्क नेट पोर्टल, एग्री मार्क नेट पोर्टल, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ, मिट्टी परीक्षण वाला, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ठीक है, मिट्टी को चेक करके आपको एक कार्ड दिया जाता है, मृदा परीक्षण कार्ड, ठीक है, इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए संचालित है। ठीक है, इत्यादि इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण योजना संचालित है।
संचालित है, जिससे आईटी की भूमिका बढ़ रही है, जिससे हमारे आईटी की भूमिका, अच्छा, हमारे आईटी की भूमिका हमको दिखाई देती है। तो ग्रामीण भारत में हमारे द्वारा, भारत सरकार द्वारा ई चौपाल, किसान कॉल सेंटर, ई नैम, ग्राम ज्ञान केंद्र, डीडी किसान चैनल, एग्री मार्क नेट पोर्टल, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जिसके माध्यम से ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, और ये इसकी भूमिका है ऐसी है कि इसको, ये सारे लोगों कहाँ पहुंच रहे हैं, ग्रामीण लोगों तक ये लोगों को मिल रही है। ठीक है, ये ग्रामीण लोगों तक इसकी सेवाएं मिल रही है। इसकी सेवाएं, इन सभी योजनाओं की सेवाएं, इसकी इन सभी योजनाओं की सेवाएं ग्रामीण भारत तक, इन सभी योजना की सेवाएं ग्रामीण भारत को मिल रही है। ठीक है, तो ये आपका कृषि क्षेत्र में प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका थी। अब हम इन योजनाओं को डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ई चौपाल के माध्यम से, जिसको आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, ई चौपाल को पूछा गया है, तो हम अभी सबसे पहले शुरुआत करेंगे ई चौपाल। ठीक है, ई चौपाल क्या है, देखिए, ई चौपाल, ठीक है, ई चौपाल, ये आपका सीजीपीएससी में 2019 या 2020 में ये पूछा भी गया है, ई चौपाल को। ई चौपाल क्या है, ये एक नेटवर्क है। ई चौपाल क्या है, ये सबसे पहले तो याद रखना क्या है, ये नेटवर्क है, याद रखिएगा, नेटवर्क है। ठीक, क्या है, नेटवर्क है। नेटवर्क कैसा नेटवर्क, ठीक है, दिमाग में आता है कैसा नेटवर्क, नेटवर्क मतलब बना हुआ नेटवर्क, ऐसा वाला मोबाइल नेटवर्क नहीं। ठीक है, तो नेटवर्क है निजी कंपनी, निजी कंपनी प्लस सरकार, सरकार प्लस, इसमें और कौन मिला हुआ है, विकास संस्था, विकास संस्था, संस्थाओं। ठीक है, तो ये एक नेटवर्क है ई चौपाल, निजी कंपनी, राज्य सरकार प्लस विकास संस्था का, राज्य सरकार प्लस विकास संस्था, तीन लोग मिल करके एक क्या करा रहे, चला रहे हैं, ई चौपाल चला रहे हैं। ई मतलब है आपका इलेक्ट्रॉनिक, और चौपाल मतलब होता है जहाँ पे गुड़ी, जहाँ पे लोग मिलते हैं और चौपाल जैसे लगाते हैं, बैठते हैं, सरपंच लोग बैठते हैं ना जब ग्राम सभा होती है, तो वैसे ही ई चौपाल एक नेटवर्क है जिसमें निजी कंपनी, राज्य सरकार और विकास संस्था, ये तीनों मिल करके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके, इसमें ई चौपाल में जानकारी कैसे मिलती है, तो जानकारी कैसे मिलेगी हमको, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले रखना कि ई चौपाल एक नेटवर्क है, निजी कंपनी, राज्य सरकार और विकास संस्था का। इसमें जानकारी दी जाती है, कैसे जानकारी दी जाएगी, इंटरनेट के माध्यम से। नाम से स्पष्ट है कि जहाँ पे ई लगा है मतलब इंटरनेट होगा ही। तो जब क्या करते हैं, जैसे किसान लोग आते हैं, है ना, ग्रुप में रहते हैं, एक चौपाल लगता है, उस चौपाल में इंटरनेट जोड़ दिया जाता है, और किसान अपनी समस्याओं की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से बताते हैं, और उसका सोल्यूशन भी ऑनलाइन माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो एक जगह उनको बुलाया जाता है गाँव में, और एक डिजिटल रूप से जोड़ दिया जाता है कनेक्ट करके, और एक दूसरे करके, एक एक करके आप सभी अपने समस्याओं को जानकारी देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से। तो ये बोलते हैं इसको ई चौपाल। ठीक है, तो इसमें क्या दिया जाता है, इनको क्या जानकारी दी जाएगी, इसमें किस चीज जानकारी दी जाएगी, किस चीज की जानकारी दी जाएगी, ठीक है, किस चीज की जानकारी दी जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन आएगा किस चीज की जानकारी दी जाएगी, तुमको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, बाजार की मांग क्या है अभी वर्तमान में, बाजार की मांग क्या है। ठीक है, अब मान लो बाजार में मांग है आपका खीरा ककड़ी का, और आप लगा रहे हो टमाटर। ठीक है, तो क्या होगा, आपका फसल नहीं बिक पाएगा। तो इन सब चीज़ों से जानकारी दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा कृषि संबंधी नई तकनीक की जानकारी। ठीक है,
बाजार की मांग, विपणन, ठीक है, ये साथ ही कृषि में नई तकनीक, नई तकनीक, नई तकनीक की जानकारी, क्या क्या नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं कृषि में, इन संबंधित इन सब चीजों की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ फसल उत्पादन बढ़ाने की जानकारी, फसल कैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है, फसल उत्पादन बढ़ाने की जानकारी, ठीक है। तो किसानों को बाजार की मांग क्या है, विपणन खरीदी बिक्री कैसे किया जाए, ठीक है, कृषि संबंधी जो नई तकनीक आ रहे हैं इन सभी चीजों को अपनाने की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ आपका कृषि संबंधी नई चीजों को, नए फसल उत्पादन बढ़ाने की जानकारी, कैसे फसल उत्पादन किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीजों को जानकारी दी जाती है। साथ साथ नए उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, नए उन्नत किस्म के बीज, नए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करना है, उर्वरक का प्रयोग, उर्वरक, दवाओं का प्रयोग, ठीक है, इन सब चीजों की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ रोग बीमारियों से निदान की जानकारी, ठीक है, दवा, रोग और बीमारियों से, रोग एवं बीमारियों से निदान या बचाव, निदान या बचाव कैसे किया जाए, इन सब की जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो ई चौपाल के माध्यम से ये सारे कार्य होते हैं जिसमें निजी सरकार, निजी कंपनी, राज्य सरकार और विकास संस्थाओं का सहयोग होता है। ये क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से एक चौपाल, एक गुड़ी का आयोजन करते हैं जिसमें सभी किसान आते हैं। और इसमें पहले उन लोग क्या करते हैं कि कृषि संबंधी सभी नई चीजों की जानकारी, बाजार की मांग क्या है, विपणन कैसे है, खरीदी बिक्री कैसे की जाएगा, कृषि संबंधी कोई नया टेक्नोलॉजी आया है, इन सब की जानकारी दी जाएगा, फसल उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दी जाएगी, नए उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, दवा का प्रयोग करने की जानकारी दी जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें रोग एवं बीमारियों से निदान कैसे किया जाए, बचाव कैसे किया जाए, कि कौन सा फसल समय कौन सा रोग आता है उससे कैसे बचा जाए, इन सब की जानकारी दी जाती है, ठीक है। इन सब के माध्यम से ये बाजार के अनुसार मांग जानकारी जाती है, ठीक है, बाजार में क्या चल रहा है इस आधार पर बाजार की मांग के अनुसार जानकारी देती है, ठीक है। याद रखिएगा कि ग्रामीण भारत में ई चौपाल अगर आया 2 नंबर में आ चुका है, अगर बड़े क्वेश्चन में आया तो आप बता सकते हैं कि ई चौपाल क्या है। ई चौपाल एक राज्य सरकार, विकास संस्था और निजी 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 कंपनियों का एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से किसानों को इंटरनेट के माध्यम से जानकारी दी जाती है। किस चीज जानकारी दी जाती है, तो बाजार की मांग, विपणन, नई तकनीकों की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से दी जाती है। इस आगे लिख सकते हैं 2 नंबर में, के बाद 4 नंबर में आया तो इंटरनेट के माध्यम से किसानों को बाजार की मांग, विपणन और नई तकनीक की जानकारी दी जाती है। इसमें फसल उत्पादन बढ़ाने की जानकारी, ठीक है, नए उन्नत किस्म बीज, उर्वरक, दवा के प्रयोग की जानकारी, साथ साथ रोग एवं बीमारियों से निदान यानी बचने की जानकारी दी जाती है किसानों को, ठीक है। तो ये ई चौपाल का हो गया, ई चौपाल आ चुका है आपके एग्जाम में। आगे अगर आया तो 4 नंबर में इतना लिख सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका ग्राम ज्ञान केंद्र, ठीक है, ग्राम ज्ञान केंद्र। अगला है आपका ग्राम ज्ञान केंद्र। ग्राम ज्ञान केंद्र का है, ठीक है। ये आपका जो कॉन्सेप्ट आया था ये 2005-6 के बजट में आया था, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट आया था 2005-2006 के बजट में, ठीक है। 2005-6 के बजट में इसका कॉन्सेप्ट आया था, ग्राम ज्ञान केंद्र। नाम से स्पष्ट है कि ग्राम ज्ञान केंद्र ग्रामीण और किसानों को कृषि संबंधी नई जानकारी दी जाएगा। इसमें भी क्या किया जाएगा, ग्रामीण एवं किसानों को कृषि संबंधित नई जानकारी दी जाएगी, संबंधित नई जानकारी दी जाएगी। एक बात तो समझ लो कि जितने भी ग्रामीण भारत में जितने भी चीजें हैं, ठीक है, मैक्सिमम चीज अधिकतम कृषि संबंधी चीजों के लिए ही अपनाएंगे, क्योंकि ग्रामीण में क्या है, ग्रामीण लोग भारत का 80% जनसंख्या, लगभग 60-70%, 80% जनसंख्या गांव और गांव संबंधित गतिविधियों में ही लगे रहते हैं, जिसमें मुख्यतः साधन जो होता है कृषि होता है, ठीक है। तो सरकार ने मैक्सिमम योजनाओं जो है गांव लेवल पे, और वो कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए ही चालू की गई। ग्रामीणों की कृषि संबंधी नई जानकारी
ठीक है, दिया जाता है इस संबंध इसमें। बाजार के भाव की जानकारी, सेम इसमें भी क्या हुआ है, बाजार के भाव, बाजार भाव की जानकारी। ठीक है, साथ ही इसमें ग्राम ज्ञान केंद्र में आपका कृषि उपज के विपणन, बाजार जरूरत आदि को पूरा करता है। तो कृषि उपज के विपणन की जानकारी, कृषि उपज के विपणन की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्राम ज्ञान केंद्र कॉन्सेप्ट 2005 एक बजट में आया था। इसमें किसानों को कृषि संबंधित, ग्रामीणों को कृषि संबंधित नई जानकारी देती है, जैसे बाजार के भाव, विपणन, ठीक है, इत्यादि की जानकारी देती है। जो ई चौपाल में आपने पढ़ा है सेम चीज इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, बाजार की समस्त जरूरतों को ये ग्राम ज्ञान केंद्र पूर्ता है। एक लाइन याद रखिएगा, बाजार, बाजार यानी कि जो भी बाजार की जो जरूरत होती है, ठीक है, बाजार की समस्त जरूरत को ग्राम ग्राम ज्ञान केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो बाजार की समस्त जरूरत, समस्त जरूरतों को ग्राम ज्ञान केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। ग्राम ज्ञान केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो ये ग्राम ज्ञान केंद्र है। तो याद रखिएगा, अपने को याद रखना है 2005-6 के बजट में है ये। ठीक है, इतना भी याद रहेगा, और बाकी पूरा ई नैम वाला आप लिख सकते हैं। सॉरी, ई नैम बोल रहा हूँ, ई चौपाल वाला। ठीक है, तो बाजार जरूरत को पूरा करने के लिए ग्राम ज्ञान केंद्र आया था, और इसमें कृषि संबंधी नई जानकारी, विपणन और उत्पादन संबंधित जानकारी, बाजार के भाव की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5-6 बजट में आया है। ठीक, अगला अगर आया तो एग्जाम में 2 नंबर ज्यादा नहीं आया ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका किसान कॉल सेंटर। ठीक है, अगला आपका किसान कॉल सेंटर। अगला है आपका किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर। ठीक है, चलिए, किसान कॉल सेंटर होता क्या है? किसान कॉल सेंटर का शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई है 2004 में। शुरुआत कब हुआ? 2004 में। ठीक है, किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है? 1551। ठीक है, 1800, 366, 1551, अच्छा 1551 है। ठीक है, इसका 2 नंबर है। 1551 इसका एक टोल फ्री नंबर है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके कृषि संबंधी सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम ही है किसान कॉल सेंटर। ठीक है, कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, भारत सरकार द्वारा 2004 में स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से एक 1551 इसका टोल फ्री नंबर है, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, कृषि संबंधी नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सुविधा है 24/7 है, यानी कि 24 घंटे 7 दिन ये सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो कृषि संबंधित सभी जानकारी के लिए 24 घंटा 7 दिन आप इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय, जैसे हमारे यहाँ आईजी के भी है, तो क्षेत्रीय जहाँ भी होगा उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर भारत सरकार के जो क्षेत्र कृषि संबंधी केंद्र है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। ये 15 नंबर, ये जो नंबर है आप लगा करके आप कृषि वैज्ञानिकों से आप जानकारी ले सकते हैं। वो आपको कृषि में जो भी दिक्कत हो रही है उनके बारे में आप जानकारी देंगे। ठीक है, तो ग्रामीण और किसानों को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी, रेशम कीट पालन एवं कृषि संबंधी सभी व्यवसायों की जानकारी देते हैं। तो याद रखिए इसमें जानकारी क्या चीज मिलेगा, तो ग्रामीण एवं किसानों को कृषि संबंधी समस्त जानकारी, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, समस्त जानकारी। अब कृषि और कृषि गतिविधियों में सभी चीजें आ जाती हैं, समस्त जानकारी। जैसे जैसे क्या क्या हो सकता है, कृषि हो सकता है, पशुपालन हो सकता है। ठीक है, पशुपालन हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है। ठीक है, हम लोग कृषि संबंधी गतिविधियों में करते हैं ना, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी मधुमक्खी पालन,
रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, ठीक है। इसके अलावा अन्य एवं अन्य कृषि संबंधी व्यवसाय की अधिकतम जानकारी, एवं अन्य कृषि संबंधी व्यवसाय, कृषि संबंधी व्यवसाय की आधुनिकतम जानकारी, आधुनिकतम मॉडर्न जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 2004 में हुई थी। ठीक है, इसका टोल फ्री नंबर है 1551 जो कि 24/7 उपलब्ध है। ठीक है, 24/7 उपलब्ध है। और इसमें ग्रामीण और किसानों को कृषि संबंधी समस्त जानकारी दी जाती है, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और कृषि संबंधी व्यवसाय का अधिकतम जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ये किसान कॉल सेंटर आपका है ना 2004 में आया था भारत सरकार द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। किसान कॉल सेंटर के बाद आपका अगला है डिजिटल मंडी। ठीक है, अगला है कृषि संबंधी योजनाओं में डिजिटल मंडी। डिजिटल मंडी ऐप है, डिजिटल मंडी ऐप है। नाम से स्पष्ट है कि डिजिटल मंडी है, जिसमें मंडी वाली चीजें होंगी। ठीक है, तो ये जो है विकसित किया गया है आपका, विकसित किया गया है आपका आईआईटी कानपुर, आईआईटी आईआईटी कानपुर प्लस बीएसएनएल, आईआईटी कानपुर प्लस बीएसएनएल के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें इसका उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है किसानों को कृषि संबंधी नई जानकारी, ठीक है, और उचित मूल्य की जानकारी प्रदान करना। ठीक है, किसानों को कृषि संबंधित उचित मूल्यों की जानकारी, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कृषि मंडी ऐप है, तो मंडी में क्या होगा, कृषि संबंधी मूल्यों की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, मूल्यों की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, किसानों को कृषि संबंधी उचित मूल्यों की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मंडी ऐप का उद्देश्य क्या था, किसानों को उचित मूल्य की जानकारी प्रदान करना, उचित समय में बाजार में अपना फसल बेचकर अधिकतम लाभ प्राप्त करना, उचित समय में, उचित समय में बाजार में अपना फसल बेचकर अधिकतम लाभ प्राप्त करना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये डिजिटल मंडी ऐप है जिसमें आईआईटी कानपुर प्लस बीएसएनएल के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि संबंधी उचित मूल्यों की जानकारी दिया जाएगा, साथ साथ उचित मूल्यों, उचित समय में बाजार में अपना फसल बेच करके अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मंडी से संबंधित जानकारी दी जाएगी, इसमें और कुछ नहीं है। अगला देखते हैं, अगला है आपका एम कृषि ऐप। ठीक है, एम कृषि मतलब मोबाइल कृषि ऐप, ये ऐप का नाम है एम कृषि ऐप। ठीक है, एम कृषि ऐप है। एम कृषि ऐप काम क्या करता है, टीसीएस का एक मोबाइल कृषि सलाह यंत्र है। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस का मोबाइल कृषि सलाह यंत्र है, सलाह यंत्र है। इसके माध्यम से उद्देश्य क्या है, किसानों को कृषि संबंधित सलाह प्रदान करना, जो भी सलाह मांगेंगे प्रदान करना। ठीक है, तो याद रखिए, बस इतना रखना, आपका रखना टीसीएस का है। टीसीएस मतलब होता है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी
सर्विसेज, ठीक है। तो ये टीसीएस का मोबाइल ऐप है जो किसानों को कृषि संबंधी सलाह प्रदान करता है, ठीक है। एक एम कृषि ऐप। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ई नेम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। ई नेम, ई नेम नाम सभी सुने होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है। ई नैम का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक। चले, ई नैम, तो क्या है ई नैम, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि ई नैम है क्या, क्या है। नाम से आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय कृषि बाजार है। जैसे हम मंडी पढ़ रहे थे, मंडी ऐप, वैसे ही इसका भी काम होगा, लेकिन ये आधुनिक अभी अभी आया हुआ है ई नैम, ठीक है। ई नैम, ठीक। ये नेम आपका आया था 14 अप्रैल 2016 को, ठीक है। ये आया था आपका 14 अप्रैल 2016 को, याद रखिएगा 14 अप्रैल 2016, ये अभी अभी आया है, 2016 को लॉन्च हुआ था, ठीक। स्थापना याद रखिएगा, केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था 14 अप्रैल 2016 को ई नैम। इसके माध्यम से आपका अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ये क्या है, ये अखिल भारतीय है, अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। जैसे पूरे भारत में अलग अलग ऐप चल रहे थे, अलग अलग एरिया में, ठीक है। तो पूरे भारत को जोड़ने के लिए, ठीक है, एक एक नया, जैसे कि अभी सब कुछ क्या हो रहा है, एक जैसा हो रहा है भारत में, जीएसटी आया, वैसे ही क्या है, कृषि सभी मंडियों को जोड़ने के लिए, सभी मंडी का अपना अलग अलग चलता था ऐप। तो इससे क्या हो रहा था, सभी लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। जब मान लो कोई दिल्ली का मंडी है, अब छत्तीसगढ़ को उसको व्यापार करना है, तो कैसे करेगा, तो दिल्ली की मंडी वाला ऐप इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो मोबाइल में बहुत सारे ऐप हो जाएंगे। तो भारत सरकार ने क्या किया कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, इन सभी मंडियों को जोड़ने के लिए एक नया ऐप लाया, इसका नाम है ई नैम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसका नाम है अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यानी कि आप घर बैठे, आप पूरे देश में कौन से प्रोडक्ट का रेट क्या चल रहा है, जैसे मुझे अभी आप भी जानना है कि अभी कद्दू का रेट क्या चल रहा है राजस्थान में, तो मैं यहाँ बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक ई नैम में देख सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया है, और यहाँ पे बेच भी सकता हूँ, ठीक। तो ई नैम ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब व्यापार, ठीक है। तो खरीदी बिक्री केंद्र होगा ये, है ना, ऑनलाइन खरीदी बिक्री केंद्र होगा। देश में मौजूदा क्या है, 585 कृषि मंडियां हैं। तो देश में मौजूदा 585, 585, 585 कृषि मंडियों को क्या किया गया, इससे जोड़ा गया। देश में मौजूदा 585 कृषि मंडियों को जोड़ने के लिए एकीकृत ई नैम को जोड़ने के लिए ई नैम को लाया गया, ठीक है। तो देश में मौजूदा कितने हैं, 585 कृषि मंडियों को जोड़ने के लिए ई नैम यानी कि एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए नेटवर्क प्रदान करता है ये, ठीक है। तो देश में मौजूदा 585 कृषि मंडियों को जोड़ने के लिए ई नैम एक नेटवर्क प्रदान करता है। अब 585 कृषि मंडी जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा, एक चैन बन जाएगा, जिसके माध्यम से एक मंडी दूसरे मंडी के बीच क्या हो सकता है, व्यापार आसानी से हो सकता है, ठीक है। जिसको कोई बेचना है या जिसको कुछ लेना है, वो आप घर बैठे आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है।
छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा कि इसमें 20 मंडियों को जोड़ा गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अब तक तो 585 में से ये 585 है, इस 585 में से छत्तीसगढ़ में अब तक 3 चरणों में, कहीं कहीं 2 में मिलेगा आपको, ठीक है, 3 चरणों में 20 प्लस, यानी कि बीसी लिख देते हैं, बीसी अभी है, 20 कृषि मंडी जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो ई नैम से छत्तीसगढ़ के 20 कृषि मंडी अभी तक जुड़ चुके हैं, 20, ठीक, याद रखिएगा 20 कृषि मंडी अब तक जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ में। तो ई नैम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है पूरे भारत के सभी मंडियों को इसमें जोड़ा जाता है और एक चैनल प्रदान करता है। 582 कृषि मंडियों को जोड़ने के लिए ई नैम नेटवर्क प्रदान करता है। यह क्या करता है कि आप व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, खरीदी बिक्री का एक बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, है ना, व्यापार कर सकता है। और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लगभग 20 कृषि मंडी जुड़ चुके हैं, 585 में से 20 छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है, तो 585 कृषि मंडी जोड़ा गया जिसमें से 20 हमारा रखेगा छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक, कृषि मंडी, ठीक। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अभी एक कृषि के लिए लाया गया था ऐप, इसका नाम है टोकन तुहर हाथ ऐप। कृषि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का ऐप है टोकन तुहर हाथ ऐप, ठीक है, ये आपका लाया गया था कृषि के लिए, धान खरीदी बिक्री के लिए लाया गया था टोकन तुहर हाथ ऐप, याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक याद रखिएगा पूरे भारत में ई नैम से, पूरे भारत में ई नैम से अब तक 1300 मंडी जुड़ चुके हैं, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, अब तक 1300 प्लस मंडी जुड़ चुके हैं। जो छत्तीसगढ़ से 20 है वैसे ही अलग अलग लगभग डाटा है ना, लगभग लगभग में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ई बिड होता है, ई बिड मतलब होता है ई बोली, जिससे आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप यहाँ क्या करते हो, बोली लगाते हैं, ठीक है, 1001, 1002, 10,000, 20,000, 5,000, ऐसे बोली लगता है, तो वहाँ पे ई बिड, ई बिड मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोली लगता है, जिसका बोली ज्यादा होगा उसको सामान मिल जाता है, ठीक है, जैसे मंडी के में जाते हैं आप, मंडी में बोली लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ई बिड होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोली लगता है, जिससे क्या होता है कि बिचौलियों की कमी आती है, जो बिचौलिए बीच में होते हैं अपना बीच में कमीशन देते थे, तो इसका ई बिड, इसका उद्देश्य था क्या था, बिचौलियों को रोकना, ठीक है, बिचौलियों को रोकना कमीशन खोरी से। जो बिचौलिया क्या करते थे, आप और किसान और मंडी के बीच में काम करते थे मीडिएटर का, ठीक है, वो बेचवाते थे आपकी मंडी में जा करके, और बीच का जो कमीशन है, मुनाफा होता था, वो रख लेते थे। अब क्या हो रहा है, अब वो मुनाफा खत्म हो चुका है, बिचौलियों का रोल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ई नेम से क्या हो रहा है, डायरेक्ट अब किसान और मंडी जुड़ चुके हैं और अपना ई बोली के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी एक नया आया है, नवाचार जो हुआ है, किसान ड्रोन योजना, ठीक है, किसान ड्रोन योजना है 2024 में। टोकन तो हो रहा है, तो ये अपना नवाचारी है, छत्तीसगढ़ सरकार का है, ठीक है, सीजी छत्तीसगढ़ सरकार का है। इसके अलावा आपका है किसान ड्रोन योजना, किसान ड्रोन योजना, ठीक है, ये आपका क्या है, फसल आकलन उर्वरक छिड़काव सटीक खेती के लिए, फसल के आकलन उर्वरक छिड़काव ड्रोन के माध्यम से और आपका सटीक खेती के लिए, ठीक है। इसके अलावा एआई आधारित कृषि सलाह, एआई आधारित कृषि सलाह, इसमें क्या है आपका मिट्टी परीक्षण ऐप है, एआई के माध्यम से मिट्टी परीक्षण ऐप आ गया है एआई के द्वारा, ठीक। मौसम पूर्वानुमान, एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान,
इसके अलावा डिजिटल फार्मिंग मिशन आया हुआ है, डिजिटल फार्मिंग मिशन। और क्या है, एग्री स्टैक डेटाबेस, एग्री स्टैक डाटाबेस का निर्माण किया गया है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सही डाटाबेस का निर्माण किया गया है, एग्री स्टैक डाटाबेस का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए जो आपका हो रहा है टोकन तुम्हारा ऐप, इसके माध्यम से डीबीटी के माध्यम से इसमें क्या किया गया है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा भुगतान किया जा रहा है। डीबीटी द्वारा भुगतान, धान खरीदी को डीबीटी द्वारा भुगतान किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपका बिचौलियों की भूमिका खत्म हो चुकी है। अब डायरेक्ट सरकार क्या कर रहा है, पहले क्या करता था, डायरेक्ट निकाले जाते थे पैसा कैश, उससे 1000 2000 5000 लोग कमीशन लेते थे पैसा भुनाने के लिए। अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट किसानों खाते में आ रहा है, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ये क्या हो रहा है, भुगतान हो रहा है। ये भी एक संचार प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा माध्यम है। ग्रामीण भारत में अब पैसा 1 रुपया राजीव गांधी पहुंचते थे तो 10 पैसा पहुंचा था, अब 1 रुपया का सीधा 1 रुपया पहुंच रहा है। तो ये डीबीटी का बहुत बड़ा रोल है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अब एक सीधे उपभोक्ताओं के खाते में सीधे पहुंच रहा है, ठीक है। इसके अलावा भू अभिलेख, कृषि संबंधित जितने भी भू अभिलेख हैं, भूमि रिकॉर्ड, भू अभिलेख का डिजिटलीकरण हो चुका है, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो चुका है, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ये छत्तीसगढ़ में है, डिजिटलीकरण हो चुका है। ये सब छत्तीसगढ़ वाले में ऐड कर लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, टोकन तुम्हारा ऐप लाया गया है खरीद बिक्री के लिए, धान के लिए डीबीटी द्वारा भुगतान किया जा रहा है और उनके भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है, ठीक है, जिससे पता चलता है कितने किसान पंजीकृत हैं, कितने किसान धान बेच रहे हैं, कितने किसान कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी की जानकारी भू अभिलेखों के माध्यम से, जियो रिकॉर्ड के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ वाला ऐड कर सकते हैं इसमें, छत्तीसगढ़ वाला है ये, छत्तीसगढ़ का जो नवाचार है इसको आप ऐड कर सकते हैं, डीबीटी, ठीक है, भू अभिलेख का डिजिटीकरण, टोकन तुम्हारा हाथ ऐप, ठीक है। इसमें रखिएगा 75-25 का रेशियो है, यानी कि 75% जो होगा टोकन के माध्यम से होगा और 25% होगा वो आपके ऑफलाइन होगा, ठीक है, टोकन दिया जाएगा। 75% आप मोबाइल से ले सकते हैं, यानी कि 3:1 का है, ठीक है। अगला जो है शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण भारत में प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये हमने आज पढ़ा, अभी जो हमने पढ़ा कृषि क्षेत्र में सूचना भूमिका, अभी हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण भारत में शिक्षा क्षेत्र में भूमिका, ठीक है। तो शिक्षा क्षेत्र में ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है, क्षेत्र में आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी की ग्रामीण भारत में आईटी की शिक्षा क्षेत्र में भूमिका, ठीक है, याद रखिएगा ग्रामीण भारत में आईटी की, थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ग्रामीण भारत में आईटी की शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका, आईटी की शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका, ठीक है। तो ये आपने को पढ़ना है। अब हम लोग पूरा कृषि वाला पढ़ लिए, अब शिक्षा वाला पढ़ेंगे, ठीक। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका है, पहला शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग देखे थे, पहला देखे थे टेली एजुकेशन, टेली एजुकेशन, टेली मतलब होता है आपका दूर, ठीक है, टेली मतलब होता है दूरस्थ, दूरस्थ, और एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। तो इसका अर्थ क्या हो गया, दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। जैसे मैं बिलासपुर हूँ और आप लोग पूरे छत्तीसगढ़ में जिस भी कोने से पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं बिलासपुर में बैठे बैठे आप सभी तक ये शिक्षा पहुंचा पा रहा हूँ, यही क्या है, टेली एजुकेशन है। तो ग्रामीण भारत में अब शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहा, ठीक है। अब शिक्षा और शिक्षक की दूरी मात्र एक इंटरनेट के और मोबाइल के बीच की दूरी रह चुकी है। आप डायरेक्ट वहां से बैठे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो इंटरनेट के माध्यम से, यही है टेली एजुकेशन,
ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोग टेली एजुकेशन का यूज कर रहे होंगे और अभी आप देख भी रहे होंगे टेली एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो यही है आपका दूरस्थ शिक्षा। इसके माध्यम से आईटी के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, आईटी की प्रमुख भूमिका रही है कि आईटी के माध्यम से आईटी के आईटी के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, तो यही तो महत्वपूर्ण भूमिका है जी। ठीक है, ग्रामीण भारत में कि दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है टेली एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के मध्य समन्वय स्थापित किया जा रहा है इसके माध्यम से। ठीक है, पहला तो ये रख लो। दूसरा, विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, जो भी संस्थान है, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, इंस्टीट्यूशनों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। समन्वय, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा रहा है विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के मध्य। ठीक, जो कि ज्ञान के प्रदान, कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा रहा है जो कि ज्ञान के आदान प्रदान में सहायक है। ठीक है, ज्ञान के आदान प्रदान में सहायक है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इसलिए स्थापित किया जा रहा है ताकि आप मेरे द्वारा जो ज्ञान है, जैसे मान लो बिलासपुर यूनिवर्सिटी ज्ञान है, उसको बस्तर यूनिवर्सिटी वाले को चाहिए। ठीक है, तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी वाले संस्था क्या कर सकती है, बस्तर से अपना ज्ञान ले सकती है। बस्तर में आपकी कौन से फसल किस किस्म की जो है उसका पढ़ाना या किसी चीज को बताना हो तो वहाँ का ज्ञान आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ का ज्ञान आप वहाँ कर सकते हैं। तो आईटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे मुझे अगर यहाँ से किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में मुझे ब्रॉडकास्ट करना हो, मैं उनका ज्ञान अपने में इंपोर्ट कर सकता हूँ और अपना ज्ञान उनके में इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये दोनों के बीच क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ। दो ऐप के बीच में कोऑर्डिनेशन ही क्या है, ये है आईटी की प्रमुख भूमिका है। जैसे मैं अपना कोर्स किसी और में चला रहा हूँ, उनका कोर्स किसी मेरे में चल रहा है, ये क्या है, क्या है, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, वैसे ही विभिन्न इंस्टीट्यूशन के बीच समन्वय है जिसमें ज्ञान के आदान प्रदान में ये सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका आईटी की भूमिका क्या हुई शिक्षा क्षेत्र में। तो याद रखिए लॉकडाउन में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप सभी जानते हो कि लॉकडाउन में पूरी चीजें ठप थी, तो उसी समय शिक्षा किसके माध्यम से जा रहा था, लॉकडाउन में शिक्षा जो है आपका आईटी का महत्वपूर्ण बड़ा योगदान रहा है। लॉकडाउन में शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने में आईटी का महत्वपूर्ण योगदान है। लॉकडाउन में शिक्षा की निरंतरता निरंतरता सभी ऑनलाइन मोड में हो चुका था। निरंतरता को बनाए रखने में आईटी की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, आईटी की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी थी लॉकडाउन में। ठीक है, तो लॉकडाउन में सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी, ऑनलाइन हो चुकी थी। इसमें शिक्षा मुख्यतः ऑनलाइन हो चुका था। इसके लिए सरकार ने क्या क्या लाया है आपका, लॉकडाउन के समय क्या क्या आया था, क्या देखिएगा एग्जाम्पल, ई बस्ता कार्यक्रम। ठीक है, केंद्र सरकार का है ई बस्ता कार्यक्रम। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या है, ई सीजी शाला कोष, छत्तीसगढ़ शाला कोष परियोजना, सब ऑनलाइन वाला है। ठीक है, लॉकडाउन के समय में। इसके अलावा था बुलटू के बोल, ब्लूटूथ के माध्यम से चल रहा था शिक्षा। बुलटू के बोल, बुलटू के बोल। ठीक है, इसके अलावा क्या चल रहा था छत्तीसगढ़ में, ई पाठशाला ऐप, ई पाठशाला ऐप। ठीक है, एक अभी भी आया है पीएम ई विद्या, पीएम ई विद्या ऐप। ठीक है, पीएम ई विद्या ऐप, दीक्षा कार्यक्रम, ये सब केंद्र वाले हैं। पीएम ई विद्या, दीक्षा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल,
दीक्षा कार्यक्रम लिख सकते हो, ये केंद्र वाले हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ वाला है, सीजी साला कोस, ई बस्ता, बुल्टू के बोल, ये सारे छत्तीसगढ़ वाले हैं। ठीक है। स्वयं पोर्टल केंद्र सरकार का है। ठीक है, स्वयं पोर्टल, स्वयं पोर्टल। अगर आपसे पूछ दिया कि केंद्र सरकार के कुछ 3-4 नाम बताइए जो शिक्षा से संबंधित आईटी में काम कर रहे हैं, तो ये लिख सकते, केंद्र वाले हैं, सब राज्य वाले। ई पाठशाला है, पीएम ई विद्या दीक्षा कार्यक्रम, स्वयं पोर्टल, साथ ही साथ और क्या है, डिजिटल क्लासरूम, जो आप देख रहे हो ये डिजिटल क्लासरूम ही है। ठीक है, क्या है, डिजिटल क्लासरूम, जिसमें आईटी की भूमिका महत्वपूर्ण है। डिजिटल क्लासरूम, जिसके माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ये आपका क्या है, टेली एजुकेशन ही है। ठीक है, इसके प्रमुख। ठीक है, तो शिक्षा की प्रमुख भूमिका रही है आपके किसमें, ग्रामीण भारत में। तो ग्रामीण भारत में क्या है आपका, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के मध्य समन्वय स्थापित किया है आईटी ने। साथ ही साथ आईटी के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र तक शिक्षा प्रसार हो रहा है, जैसे टेली एजुकेशन, जो दूरस्थ शिक्षा जो आप देख रहे हो वही क्या है, दूरस्थ शिक्षा है। इसके अलावा लॉकडाउन में निरंतरता बनाने के लिए आईटी महत्वपूर्ण रहा। इसमें आपका ई बस्ता कार्यक्रम, सीजी साला कोर्स परियोजना, बुल्टू के बोल, डिजिटल क्लासरूम, ठीक है, जो अब चल रहा है अभी, ई पाठशाला ऐप, और साथ ही साथ आपका पीएम ई विद्या, ठीक है, स्वयं पोर्टल, ठीक है, स्वयं पोर्टल आपका है। ठीक है, दीक्षा पोर्टल डिजिटल पाठ्य सामग्री प्रदान कर रहा है। दीक्षा पोर्टल क्या करता है, डिजिटल पाठ्य सामग्री प्रदान कर रहा है। ये क्या करता है, डिजिटल पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री प्रदान करता है। ठीक है, दीक्षा पोर्टल। ठीक है, 2024 में नई शिक्षा नीति आई है। इसमें जो दीक्षा पोर्टल में जितना भी बुक आ रहे हैं, ये जो बुक आ रहे हैं सब में क्यूआर कोड लगा हुआ है, क्यूआर कोड आधारित बुक है। ठीक है, क्यूआर कोड आधारित बुक से क्या होता है, आप उससे रिलेटेड जानकारी आप स्कैन करके देख सकते हैं। वीडियो जैसे बुक आप पढ़ोगे तो जो भी जानकारी होगा आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, बुक के माध्यम से। इसके अलावा आपका है 2024 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा क्षेत्र में क्या काम किया जा रहा है, एनईपी के तहत, एनईपी 2020 के तहत आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका अपडेट किया गया है। ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लास, जो सेजेस चल रहा है, सब सेजेस में भी सब क्या है, स्मार्ट क्लास लग चुके हैं। ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लास, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या बोला है, कंप्यूटर टीचर की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 1500 स्मार्ट क्लास खुलने वाले हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण आपका कहाँ पे, एनईपी के तहत। एआई और कोडिंग का समावेशन होगा, एआई व कोडिंग का समावेश होगा एआई में, मतलब अब बच्चों को एआई और कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी, समावेशन किया जाएगा। ठीक है, इससे लाभ क्या होगा, शिक्षक कमी की पूर्ति होगी, शिक्षक कम होंगे तो भी इससे क्या होगा, काम चल जाएगा। शिक्षा के सभी को समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, स्मार्ट क्लास से, ठीक है, जो आप नहीं पहुंच पा रहे बिलासपुर, वो आप घर बैठे सुकमा और बलरामपुर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसमें याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है स्वामी आत्मानंद स्कूल, स्वामी आत्मानंद जोड़ सकते हैं, आत्मानंद का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सेजेस जिसको बोला जाता है, तो स्वामी आत्मानंद का एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्मार्ट क्लासरूम के तहत छत्तीसगढ़ सरकार का एक पहल है कि जितने भी आत्मानंद हैं सही में और स्मार्ट क्लास सुविधा दी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में। ठीक है, हमने देखा कृषि, शिक्षा, और अब देखेंगे हम लोग स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में आईटी की भूमिका। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईटी की भूमिका। ठीक, चलिए अभी हम देखेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में आईटी की भूमिका। तो इसके लिए लाया गया था टेली मेडिसिन। ठीक है, जैसे टेली एजुकेशन लाया गया था, जैसे अगर टेली मेडिसिन, टेली मेडिसिन,
टेली मतलब होता है वही दूरस्थ, दूरस्थ, और मेडिसिन मतलब होता है दवा। ठीक है, तो इसका एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ टेली मेडिसिन का। अभी ये देखो, आप सभी लोग देखे होंगे थ्री इडियट मूवी, टेली मेडिसिन का एग्जांपल है ये। जब इसके राजू रस्तोगी के पिताजी क्या होते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तब आमिर खान इनको लेके आते हैं और इनको टेली एजुकेशन के माध्यम से ऑपरेशन कराया जाता है। ठीक है, देखो लोग बैठ करके टेली एजुकेशन यानी कि देख देख के क्या करते हैं, इनको ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, और इसका जब जान बच जाता है तो वह बहुत धन्यवाद देता है। आप ये थोड़ा सीन देख सकते हो, इससे आपको ये समझ में आएगा कि टेली एजुकेशन की क्या भूमिका रही है। कि आप कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाई भी नहीं किया है वो भी क्या कर सकता है कि एजुकेशन के माध्यम से देख करके उपचार कर ले रहा है। ठीक, तो ये टेली एजुकेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ग्रामीण भारत में। ठीक, कि ये क्या हो रहा है आज, टेली एजुकेशन बैठे बैठे इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, पूरा गांव ही विश्व बन चुका है, विश्व पूरा गांव बन चुका है, पूरे विश्व के लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये सीन देख करके आपको याद आ रहा होगा अगर आपने थ्री इडियट देखा होगा तो। ठीक है, चलिए आप भी आ जाते हैं वापस स्वास्थ्य क्षेत्र में आईटी की भूमिका से, जिसमें आपने देखा अभी कि दूरस्थ शिक्षा का कैसे प्रभाव हुआ है, और टेली मेडिसिन जो स्पष्ट है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में ग्रामीण भारत में आईटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं टेली मेडिसिन। ठीक है, टेली मेडिसिन जो है आपका 19वीं सदी के अंत में। ठीक है, तो टेली मेडिसिन क्या है, जो टेली एजुकेशन है, इसके लिए भारत सरकार ने एडुसेट नामक एक भेजा गया था, याद रखिएगा। टेली मेडिसिन इसके लिए भारत सरकार ने एडुसेट नामक एक वो भेजा गया था 2004 में लगभग। ठीक है, टेली एजुकेशन के लिए एक एक सैटेलाइट भेजा गया था, सैटेलाइट भेजा गया था 2004 में। नाम है एडुसेट। ये शिक्षा को समर्पित एडू मतलब एजुकेशन सैटेलाइट, तो एजुकेशन सैटेलाइट भेजा गया था टेली एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने भेजा था एडुसेट उपग्रह। ठीक है, ताकि लोगों को क्या कर सके, जोड़ सके शिक्षा संबंधित गतिविधियों में। ठीक है, अब हम लोग क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र में है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आपका रखना है टेली मेडिसिन, जिसका मैंने एग्जांपल दिया थ्री इडियट के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या है टेली मेडिसिन का, बीमारियों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, जागरूकता उत्पन्न करना, जागरूकता उत्पन्न करना, उत्पन्न करना किसके संबंध में, बीमारियों के संबंध में, बीमारियों के संबंध में। ठीक है, टेलीमेडिसिन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जागरूकता उत्पन्न करना है बीमारियों के संबंध में। दूसरा इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या है आईटी में, ग्रामीण भारत में, इसका है आईटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कोरोना महामारी के समय में टेली मेडिसिन बहुत ज्यादा काम आया था, कोरोना महामारी। एग्जाम्पल कोरोना महामारी, कोरोना महामारी में पूरा का पूरा सिस्टम ही किसमें आया गया था, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, जो भी इलाज हो रहा था, मैक्सिमम डॉक्टर्स जो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि कोरोना फैल गया था, और उसके वजह से जितने भी डॉक्टर्स थे वो टेली मेडिसिन के माध्यम से जुड़ करके इलाज का कर रहे थे। ठीक है, पूरे भारत में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, आईएमपी भूमिका रही है, इंपॉर्टेंट भूमिका रही है आईटी की, आईएमपी भूमिका रही है आईटी की कोरोना महामारी के समय में। स्वास्थ्य क्षेत्र में टेली मेडिसिन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोरोना महामारी आपका लाइव एग्जाम्पल है, जिसके माध्यम से पूरे भारत या पूरे विश्व में लोग एक दूसरे को टेली मेडिसिन के माध्यम से सेवाएं दे रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो पहला तो जागरूकता उत्पन्न करना है, पहला। दूसरा परामर्श, परामर्श, परामर्श देना। ठीक है, तो स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में परामर्श देगा, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में परामर्श देने के लिए भी टेली मेडिसिन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है,
दूरस्थ लोग सेवा जो परामर्श है दूरस्थ क्षेत्रों में जो गांव स्थल में रहते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में परामर्श पा सकते हैं। जैसे मान लो आपको अभी आप गांव में हो और आपको बिलासपुर के किसी भी डॉक्टर से अगर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ करके उनसे परामर्श ले सकते हो। यही क्या है, टेलीमेडिसिन है। ठीक है, तो परामर्श स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में ये महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि दूरस्थ क्षेत्रों तक इसका प्रभाव है टेलीमेडिसिन का, कि आप परामर्श ले सकते हो। ठीक है, जागरूकता उत्पन्न कर सकते हो बीमारियों के संबंध में, या फिर उनके लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हो बीमारियों के संबंध में। ठीक है, इसके अलावा उपचार भी कर सकते हैं टेलीमेडिसिन के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल है आपका टेलीमेडिसिन। इसके अलावा ई चिकित्सालय, ई चिकित्सालय ये पोर्टल है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से आप स्वास्थ्य सेवाओं का परामर्श ले सकते हैं, जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने किसान कॉल सेंटर बताया था, वैसे क्या है, ई चिकित्सालय इसका एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारा ई संजीवनी। ठीक है, और क्या है, ई संजीवनी, ई संजीवनी ऐप, संजीवनी ऐप। इसके अलावा है, इसके तहत 20 करोड़ से अधिक ऑनलाइन परामर्श प्राप्त हुए हैं। ई संजीवनी ऐप के माध्यम से 20 करोड़ प्लस 20 करोड़ प्लस ऑनलाइन परामर्श प्राप्त हो चुके हैं। ऑनलाइन परामर्श दिया जा चुका है, परामर्श दिया जा चुका है 2025 तक, 2025 तक 20 करोड़ से अधिक ऑनलाइन परामर्श दिया जा चुका है ई संजीवनी ऐप के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा आपका है आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जा रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड, जिसके तहत 5 लाख तक की आपको दिया जाता है, सुझाया जाता है। इसी को छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह के नाम पर योजना संचालित है। छत्तीसगढ़ में यही योजना वीर नारायण सिंह के नाम पर संचालित है। ठीक है, वीर नारायण सिंह के नाम पर संचालित है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। इसके अलावा जब आप आजकल हॉस्पिटल में जाओगे तो आपका एक नया बन रहा है आभा कार्ड, ए भी ए ऐप है, आभा आभा ऐप, आभा कार्ड या आभा ऐप। उसके माध्यम से क्या किया जाता है, जब आप डॉक्टर से मिल जाओगे तो आभा ऐप से क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। आभा आईडी मिल रहा है आपको, आभा आईडी या आभा ऐप के माध्यम से क्या मिल रहा है आपको, आभा आईडी मिल रहा है, आभा आईडी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के माध्यम से, मतलब टेली एजुकेशन टेली मेडिसिन में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड किया जा रहा है। ग्रामीण भारत में, ग्रामीण भारत में आपका स्वास्थ्य केंद्रों में, जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्रों में एआई एआई डायग्नोस्टिक टूल है, डायग्नोस्टिक एआई डायग्नोस्टिक टूल की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ग्रामीण भारत में सभी स्वास्थ्य केंद्रों में एआई आधारित डायग्नोस्टिक टूल की स्थापना की जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इससे लाभ क्या हो रहा है, दूरस्थ क्षेत्रों तक विशेषज्ञ डॉक्टर से भी प्राप्त कर सकते हैं। दूरस्थ दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, परामर्श। ठीक है, विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श प्राप्त करते हैं। ये प्रमुख कुछ योजनाएं हैं, ई चिकित्सालय, ई संजीवनी ऐप। ठीक है, इसके माध्यम से इस ई संजीवनी ऐप में से अब तक 20 करोड़ से अधिक ऑनलाइन परामर्श प्राप्त हो चुके हैं 2025 तक। आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम क्या है, इसमें वीर नारायण सिंह के नाम पर है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड है। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य केंद्रों में एआई डायग्नोस्टिक टूल की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों से आप परामर्श यहाँ पे ले सकते हैं। स्क्रीन में थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है क्या, मुझे तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है। चलिए, तो याद रखिएगा ये है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, अभी छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है आपका, संजीवनी एक्सप्रेस, महतारी एक्सप्रेस। ठीक है,
संजीवनी एक्सप्रेस, महतारी एक्सप्रेस इसमें जोड़ लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में। देखिएगा संजीवनी एक्सप्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संजीवनी एक्सप्रेस 108, ठीक है। महतारी एक्सप्रेस 102। ये सब क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है जिसके माध्यम से प्रसार किया जा रहा है। 108, 102 ये आईटी के ही प्रमुख उपयोग हैं जिसमें ग्रामीण भारत तक संजीवनी एक्सप्रेस और महतारी एक्सप्रेस पहुंच पा रहा है। तो ये आईटी का ही एक क्या है, आपका नवाचार है, ठीक है, संजीवनी और महतारी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बाद आपका हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र में आईटी, ठीक है। आर्थिक इकोनॉमिक सेक्टर में क्या है आपका आईटी का प्रयोग, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में आईटी का प्रयोग कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो आर्थिक क्षेत्र में आप देख सकते हो जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इंस्टा है, ठीक है, आजकल ब्लिंकिट जो है घर घर तक पहुंच जा रहा है। तो इसमें आपका जो है सारा किसान लोग और ग्रामीण व्यापारी सभी ई कॉमर्स से जुड़ रहे हैं, ठीक है। आपका किसान ग्रामीण, इसमें क्या है, आईटी का प्रयोग क्या है कि ग्रामीण भारत में आईटी का प्रमुख प्रयोग आर्थिक क्षेत्र में कैसे हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, किसान ग्रामीण प्लस व्यापारी, ग्रामीण भारत में सभी लोग, किसान हो या ग्रामीण हो या व्यापारी हो, सभी लोग आर्थिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र में आईटी का प्रयोग करके आगे अपने बढ़ा रहे हैं अपने आप को। किसान जो आपका जानकारी ले रहा है, ग्रामीण उन सेवाओं का प्रयोग कर रहा है, और व्यापारी अपने व्यापार का प्रयोग कर रहा है। किसान भी अपने क्या कर रहा है, खरीदी बिक्री काम कर रहा है, ठीक है, आईटी का प्रयोग करके। तो आईटी का प्रयोग करके किसान ग्रामीण व्यापारी ई कॉमर्स के जरिए कुशलता पूर्वक व्यवसाय कर रहे हैं। तीनों लोग क्या हो रहे हैं, ई कॉमर्स के जरिए, ई कॉमर्स के जरिए, ई कॉमर्स के जरिए जरिए कुशलता पूर्वक व्यवसाय कर रहे हैं, कुशलता पूर्वक अपना व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्रामीण भारत में आईटी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही है कि किसान हो, ग्रामीण हो, व्यापारी हो, सभी लोग ई कॉमर्स से जुड़ करके कुशलता पूर्वक अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका यूपीआई है, ठीक है, यूपीआई जो है अब इसके माध्यम से ग्रामीण भारत में, ग्रामीण भारत में पेमेंट को आसान करा बना दिया है, पेमेंट, पेमेंट को आसान बना दिया है, ठीक है। तो ग्रामीण भारत में पेमेंट को आसान बना दिया है यूपीआई। अब यूपीआई का ऐसा रोल हो गया है कि आप हर घर में आप जाओगे, गांव गांव में सभी जगह यूपीआई का यूज किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि यूपीआई को लेकर के लोगों में स्वीकार्यता कमी थी। जैसे मेरे पापा भी पहले क्या होता था, ऑनलाइन भेजने से बचते थे, पैसा इधर उधर चला जाता था, सबके दिमाग में चला जाता था। लेकिन अब इतना ज्यादा जागरूकता हो गया है कि आप गाँव गाँव तक ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध है। अब ऐसा कहीं नहीं कि आपको पैसा लेकर के नहीं है तो आप नहीं जी पाओगे। आप कहीं भी जाओ, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, ठीक है। तो जंगल पहाड़ हो, हर जगह आजकल ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा आ गया है, ठीक है। इसके लिए कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं, कुछ प्रमुख आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख क्या है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके लिए आपका जैसे अमेजोन हो गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और लड़कियों के प्रमुख ऐप है मीशो, ठीक है, मीशो, ठीक है। और क्या हो सकता है, ब्लिंकिट हो सकता है जो अभी अभी चल रहा है। तो हालांकि ब्लिंकिट ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। इस सब के माध्यम से ग्रामीण भारत में वस्तुओं की पहुंच पहुंच हो चुकी है। इन सभी के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से ग्रामीण भारत में वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित हो रही है,
आजकल तो अमेज़न के द्वारा जो आपका है बेच बेच भी सकते हो, ठीक है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट अब खुद उसमें क्या कर रहे हैं, एक सेलर पोर्टल बना दिया है, आप अपना प्रोडक्ट को बेच भी सकते हो और इसके थ्रू आपका क्या होगा, सेल आउट भी हो जाएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं सारे ऐप जो हैं, ग्रामीण भारत में अपनी सेवाएँ दे रही हैं, जिससे ट्रेडिंग और आसान हो चुका है, ठीक है? जो लोग बाज़ार या शहर तक नहीं जा सकते, वो घर बैठे क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो ग्रामीण भारत में आपका अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो इन सभी ने आपको व्यापार को और अधिक आसान बना दिया है, ठीक है? जिससे ई-कॉमर्स में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आर्थिक क्षेत्र में आईटी का लाभ ये पहुँच चुका है कि अब ग्रामीण भारत तक ये सारे सुविधाएँ लोगों को मिल रही है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं प्रशासन में आईआईटी, ठीक है? प्रशासन में आईटी देखते हैं। हाँ, इसमें एक क्या रखेगा, वित्तीय समावेशन। अ, आर्थिक क्षेत्र में एक क्या रखेगा, आर्थिक क्षेत्र में रखना है वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन। समावेशन मतलब होता है एक दूसरे को मिला देना, समावेशन मतलब होता है समावेश कर देना, मिला देना, ठीक है? तो वित्तीय समावेशन क्या है, इसके लिए एक लाया गया था जैम, जैम पोर्टल, ठीक है? जे फॉर जनधन, ए फॉर आधार, एम फॉर मोबाइल, जनधन आधार मोबाइल। इसके माध्यम से जनधन आधार मोबाइल पोर्टल लाया गया है, ठीक है? ये ट्रिनिटी है, जैम ट्रिनिटी बोलते हैं, ट्रिनिटी, ट्रिनिटी, यानी कि 3 चीज़ें हैं, जनधन, आधार और मोबाइल। जैम पोर्टल के माध्यम से वित्तीय समावेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके तहत ये आपका योजना आया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है? पीएमजेडीवाई। इसका 50 करोड़ प्लस खाते खुल चुके हैं, खाते अभी तक खुल चुके हैं, ठीक है? इसमें मुख्यतः महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। मैक्सिमम खाते जिसके नाम पर है सुनिश्चित किया गया है, ठीक है? जो भी आप पैसा ट्रांसफर होता होगा देखना, महिलाओं के नाम पर अभी आजकल किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है? तो जैम पोर्टल, जनधन आधार पोर्टल मोबाइल लाया गया है वित्तीय समावेशन के लिए, ठीक है? इसके तहत आपका प्रधानमंत्री जनधन आधार योजना, जिसके तहत 50 करोड़ खाते खुल चुके हैं, यूपीआई क्रांति आ चुकी है, ग्रामीण दुकानों में यूपीआई क्रांति देख सकते हो। इसमें मैंने बताया था कि यूपीआई के थ्रू गांव गांव तक ग्रामीण भारत में क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट आसान हो गया है। पेमेंट क्या हो चुका है, पेमेंट आसान हो गया है, ठीक है? इससे डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है। एग्जाम्पल के लिए रखना, छत्तीसगढ़ में एक एग्जाम्पल है सीएससी, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है? कॉमन, आजकल हर कोई आदमी क्या कर रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर खोल के बैठ जा रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है? जिसके माध्यम से बैंक की काम कर रहे हैं कई लोग, ठीक है? जितने आए जाते निवास प्रमाण पत्र सब क्या होता है, सीएससी बना देता है आजकल, ठीक है? तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है आपके आईटी क्षेत्र के, सॉरी आर्थिक क्षेत्र के, ठीक है? अगला देखते हैं आपका प्रशासन क्षेत्र में आईटी, प्रशासन क्षेत्र में आईटी क्या काम कर रहा है, चलिए देखते हैं प्रशासन के क्षेत्र में आईटी, प्रशासन के क्षेत्र में आईटी, ठीक है? ठीक, प्रशासन क्षेत्र में आईटी क्या काम कर रहा है, कैसे ग्रामीण भारत में प्रशासन क्षेत्र में आईटी पहुंच चुका है? तो ड्रोन सैटेलाइट के माध्यम से भूमि का विश्लेषण प्रशासन क्या कर रहा है, ड्रोन एवं सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से क्या कर रहा है सरकार, भूमि का मैपिंग करवा रहा है, ठीक है? भूमि का विश्लेषण करवा रहा है, भूमि का मैपिंग करवा रहा है, भूमि का विश्लेषण लिख लेता हूँ, भूमि का विश्लेषण, एनालिसिस करवा रहा है, विश्लेषण, ठीक है? इसके लिए भी सरकार ने एक योजना लाया है भूमि को मैपिंग कराने के लिए। तो ड्रोन और सैटेलाइट के माध्यम से भूमि का सरकार क्या कर रहा है, विश्लेषण करवा रहा है, ठीक है? आईटी की ये प्रमुख भूमिका है कि प्रशासन क्षेत्र में अब आईटी इतना पहुंच चुका है कि आप हर चीजें क्या चुकी है, आप ऑनलाइन हो चुकी हैं, ठीक है? इसके अलावा ई प्रशासन सरकार ग्रामीणों के बीच सीधा संपर्क स्थापित कर रही है, ठीक है? प्रशासन क्षेत्र में आईटी का प्रयोग क्या किया रहा है, ई प्रशासन,
ई प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के माध्यम से सरकार और ग्रामीण क्षेत्रों की, सरकार और ग्रामीण क्षेत्रों की दूरी कम हो चुकी है, दूरी कम हो चुकी है। ठीक है, तो ई प्रशासन में क्या हुई है, माध्यम से सरकार और ग्रामीण क्षेत्रों की दूरी अभी कम हो चुकी है। ठीक है, इससे क्या हुआ है, सरकार और ग्रामीणों के बीच, इससे 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 सरकार एवं ग्रामीणों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ है, ग्रामीणों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ है, सीधा संपर्क स्थापित हुआ है। ठीक है, तो ई प्रशासन के माध्यम से सरकार और ग्रामीणों के बीच की दूरी कम हो चुकी है, जिससे सरकार और ग्रामीणों के बीच क्या हुआ, अब सीधा संपर्क स्थापित हुआ है। इन्हें इन्हें क्या सुविधा मिल चुकी है, इन्हें सुविधा मिली है भू अभिलेख की, भू अभिलेख, भू अभिलेख, जियो रिकॉर्ड। ठीक है, भू अभिलेख, साथ ही साथ नक्शा खसरा, नक्शा खसरा B1 B1 B2। ठीक है, सब सुने होंगे आप लोग। ये सारी चीजें क्या कर चुकी है, अब ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। बिजली पानी आवास प्रमाण पत्र, बिजली पानी आवास प्रमाण पत्र, बिजली पानी आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की जानकारी इसको ऑनलाइन दी जा रही है, इत्यादि की जानकारी ऑनलाइन माध्यम प्रदान की जा रही है, ऑनलाइन माध्यम में प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रशासन का आईटी में प्रमुख उपयोग यह है कि इनके माध्यम से प्रशासन और जनता और प्रशासन के बीच, यानी कि सरकार और जनता के बीच के संबंध क्या हो चुके हैं, नजदीक हो चुके हैं। अब सरकार सीधे जनता से जुड़ रही है और सरकार ने इनके माध्यम से भू अभिलेखों में, जैसे आपने सुना होगा, नक्शा खसरा B1 B2, बिजली पानी आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र, जितने भी प्रमाण होते हैं, जाति मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु लिख देता हूँ, मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, इत्यादि की जानकारी भी आपको ऑनलाइन माध्यम से आजकल दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने एक नया पोर्टल विकसित किया गया है। सरकार क्या कर रही है, देखोगे आप, सरकार ने एक लाया है आपका ई ऑफिस प्रणाली। ठीक है, इसके माध्यम से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक है, जितनी भी योजनाएं, उन सभी को ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से क्या कर रही है, सरकार देख रही है बैठ करके। इसके द्वारा विष्णुदेव सरकार द्वारा ई ऑफिस पोर्टल का, इसकी घोषणा हुई थी, घोषणा आपका हुआ था, घोषणा आपका हुआ था, इसका घोषणा हुआ था आपका 15 अगस्त को, 15 अगस्त को। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ था, 21 अगस्त 2024 को इसका ऑफिशियली उद्घाटन हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। अब देख लेते हैं कि ई ऑफिस पोर्टल क्या है, ई ऑफिस प्रणाली। ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत हुई थी आपका 15 अगस्त, कब हुआ था, 15 अगस्त 2024 को। ठीक है, मंत्रालय में शुरुआत हुआ था 15 अगस्त को, लेकिन ऑफिशियली कब हुआ था, 21 अगस्त को। ठीक है, देखिएगा, इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त में, और ऑफिशियली उद्घाटन हुआ था पोर्टल का, ऑफिशियली उद्घाटन हुआ था 21 अगस्त को। ठीक है, तो मंत्रालय में शुरुआत होता है 15 अगस्त को, लेकिन ऑफिशियली उद्घाटन हुआ था आपका 21 अगस्त को। लक्ष्य क्या है, 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से ऑनलाइन पेपरलेस कामकाज करना। ठीक है, जितने भी सरकार के काम होते हैं, उन सभी को 1 जनवरी से ऑनलाइन पेपरलेस कामकाज लाना। उद्देश्य क्या है, कार्यों में तेजी, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, यानी कि जीरो टॉलरेंस के लिए ये लाया गया है आपका ई ऑफिस प्रणाली। देखो, जन संपर्क से ये डाटा लिया गया है कि सरकार ने तेजी, कार्यों में तेजी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाया गया है। विश्व साय ने सभी विभागों के 31 मार्च 2025 तक की ई ऑफिस का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। 31 मार्च तक सभी विभाग क्या कर सकते हैं, इसमें
अपना क्रियान्वित करो, इसका निर्देश दिया गया है। सरकार क्या कहता है कि सारे ऑफिस को क्या कर रहा है, डिजिटली माध्यम से करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसके लिए लाया गया अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। सरकार कौन सा विभाग कितना अच्छा काम कर रहा है उसके लिए डैशबोर्ड विभागवार जारी करेगा। ठीक है, बताएगा किस विभाग का कितना अभी एक्यूरेसी है, कितना परसेंटेज काम कर रहा है। ठीक है, इसके लिए ई ऑफिस प्रणाली लाया गया है। याद रखिएगा, प्रशासन में आईटी का प्रयोग क्या है इसमें, ई ऑफिस प्रणाली, इसका लाइव एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसमें आपको, लोक सेवा केंद्र। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ई ऑफिस प्रणाली बताया मैं वैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है लोक सेवा केंद्र। लोक सेवा केंद्र, ठीक है, लोक सेवा केंद्र। भू भू भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीआईएस। जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम। भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, ये आपके एग्जांपल है लोक सेवा केंद्र, पब्लिक चॉइस सेंटर। जीआईएस, भुइयां पोर्टल। भुइयां पोर्टल आप सब लोग जानते होंगे, ये जमीन संबंधी रिकॉर्ड के लिए है भुइयां पोर्टल। ई जिला परियोजना, ई जिला परियोजना। ठीक है, साथ साथ आपका डिजिटल सचिवालय, निकनेट। डिजिटल डिजिटल सचिवालय, निकनेट। डिजिटल सचिवालय हो गया, निकनेट हो गया। ई पंचायत पोर्टल, ई पंचायत, ई पंचायत पोर्टल। ठीक है, ई जनदर्शन, ई जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन या मुख्यमंत्री जैसे ई जनदर्शन। आजकल ऑनलाइन जनदर्शन भी किया जा रहा है। तो इन सब के माध्यम से क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है प्रशासन में। प्रशासन को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कर रही है, लोक सेवा केंद्र, उमंग ऐप इसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उमंग ऐप है, उमंग ऐप, इसके माध्यम से 100+ सेवाएं सरकार प्रदान कर रही है। तो लोक सेवा केंद्र, जीआईएस, भौगोलिक सूचना प्रणाली, भुइयां पोर्टल, ई जिला परियोजना, डिजिटल सचिवालय, निकनेट, ई पंचायत पोर्टल, ई जनदर्शन, उमंग ऐप, इन सब माध्यम से सरकार लोगों तक नजदीक पहुंच रही है। ठीक है, साथ ही साथ सरकार ने कौशल विकास करने के लिए, ठीक है, सरकार लोगों के कौशल विकास करने के लिए, देखिएगा एक अलग से इसमें जोड़ लेते हैं हम लोग, कौशल विकास। तो कौशल विकास करने के लिए, कौशल विकास करने के लिए क्या लाया है, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास वाला स्कीम। ठीक है, इसमें आपका है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, डीडीयू जी के वाई। डीडीयू जी के वाई, दीनदयाल उपाध्याय, इसका फुल फॉर्म क्या है, दीनदयाल दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल कौशल विकास योजना। ठीक है, तो ये आपका कौशल विकसित करने के लिए सरकार ने क्या लाया है, डीडीयू जी के वाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। ठीक है, उसके अलावा आपका है पीएम युवा योजना, इसके लिए कौशल विकास के लिए पहला। दूसरा है पीएम युवा योजना, युवा योजना। तीसरा छत्तीसगढ़ सरकार का है रोशनी कार्यक्रम, रोशनी कार्यक्रम, जिसमें बस्तर संभाग के सभी जिले प्लस बलरामपुर शामिल है। 8 जिले हैं इसमें। नक्सल प्रभावित जिलों को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए लाया गया है रोशनी कार्यक्रम। ठीक है, इसके अलावा आपका है, हाँ, इत्यादि प्रमुख योजनाओं के माध्यम से इन कुछ योजनाएं हैं, डीडीयू जी के वाई, प्रधानमंत्री युवा योजना, रोशनी कार्यक्रम आदि प्रमुख योजनाओं के इत्यादि इत्यादि प्रमुख योजनाओं के माध्यम से क्या कर रही है, सरकार कौशल विकास के अवसर दे रही है। ठीक है, यदि ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान कर रही है, ग्रामीण
युवाओं को कौशल प्रदान कर रोजगार दे रही है, रोजगार प्रदान कर रही है। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख कौशल विकास के स्कीम थे। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार के लिए सरकार ने एक नया लाया है। ग्रामीण रोजगार के लिए बीपीओ, ग्रामीण एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ग्रामीण रोजगार के लिए, ग्रामीण रोजगार उद्यमिता के लिए एक ग्रामीण बीपीओ लाया गया है। ग्रामीण बीपीओ सेंटर खोला गया है। ठीक है, डिजिटल स्किलिंग योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आ चुका है। ठीक है, एआई आधारित स्किल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। एआई आधारित स्किल ट्रेनिंग दिया जा रहा है इस लोगों को एआई क्षेत्र में, कैसे कौशल विकसित किया जाए। ठीक है, महिला सहायता समूह, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का डिजिटलीकरण किया गया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का डिजिटलाइजेशन, जिसका नाम है ई शक्ति परियोजना, डिजिटलाइजेशन। ठीक है, नाम है इसका ई शक्ति परियोजना, ई शक्ति परियोजना। ठीक है, महिला हेल्प ग्रुप का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का डिजिटलाइजेशन किया गया है। तो ये ग्रामीण भारत में रोजगार के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौशल विकास के लिए। इसके अलावा देखना समाज कल्याण के क्षेत्र में देख लेते हैं थोड़ा सा, सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में, समाज कल्याण में, समाज कल्याण के क्षेत्र में आपका वृद्धजन विधवा निशक्त जन को, समाज कल्याण के क्षेत्र में वृद्धजन विधवा निशक्त जन को ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो सोशल ऑडिट में, सोशल में क्या कर रहे हैं हम लोग, वृद्धजन विधवा निशक्त जन को ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से पेंशन योजना का उनको लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, डीबीटी के माध्यम से उनको अंतर किया जा रहा है। ठीक है, तो इनको सहायता राशि दिया जा रहा है, पेंशन योजना का लाभ, सहायता लाभ या सहायता राशि प्रदान की जा रही है, सहायता राशि अंतरित की जा रही है, उनके खातों में अंतरित की जा रही है। ठीक है, ठीक, तो ये आपका प्रमुख क्षेत्र थे जिसको हम लोग ने ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका के तहत हम लोग ने कवर किया। अब हम लोग कल इसके प्रमुख चुनौतियां और समाधान पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ इससे रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ना है। भारत सरकार और केंद्र सरकार कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो ग्रामीण भारत में चलाई जा रही हैं। कुछ योजनाओं को हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, कृषि संबंधित क्षेत्र में, ठीक है, उद्योग में, सेवा में, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में पढ़ा है। और हम लोग कुछ योजनाओं को हम लोग कल कवर कर लेंगे और ये साल आपका ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है यहाँ पे खत्म हो जाएगी। 90% चीजें मैं अपडेट कर चुका हूँ, कुछ करंट की चीजें इसमें अपडेट होंगी, वो भी मैं अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ छूट जाता है तो आप उसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये आपका ये चैप्टर जो है बहुत ईजी है, बस आपको समझना है चीजों को लिखने के लिए, तो आपके कंटेंट होने चाहिए। मैं 90% कंटेंट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो साथ याद रखिएगा कि इसमें अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के जो योजनाएं हैं सर, अभी हमारे चैप्टर में जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में सूचना प्रौद्योगिकी, तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो सूचना प्रौद्योगिकी जो योजना है वो भी मैं इसको पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ आपका केंद्र सरकार की जो योजना है उसको भी मैं बता दूंगा। जो भी बचा खुचा है वो सारा आपका 90% हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। कुछ 10% करंट अफेयर्स इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, वो सारे साथ आप, वो आपका काम है, करंट अफेयर्स को आप अपडेट कर लेंगे। कुछ चीजें मैं अपडेट करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, तो याद रखिएगा कि अभी मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज जो है आपका स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च से। ठीक है, जिसका टाइमिंग है 2 बजे। 26 टेस्ट है जिसमें 19 जो है आपका, इसमें 19 जो आपका है सब्जेक्ट वाइज या पेपर वाइज पार्ट वाइज टेस्ट है, और 7 जो है मेगा टेस्ट है। टोटल 26 टेस्ट है। फीस है 2500 ऑफलाइन का, ऑनलाइन का 1500। जो भी ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं दिए गए नंबरों पर क्या करेंगे, संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करने के लिए अभी टोटल शुरुआत के 50 स्टूडेंट के लिए हमारा ये फीस 2500 को हम लोग क्या रखा गया है, 2000 रखा गया है। ठीक है,
तो शुरुआत के 50 स्टूडेंट के लिए 2000 फीस है, उसके बाद क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और टेस्ट सीरीज के लिए 8 मार्च से आपका स्टार्ट है। पहला पेपर आपका भारत के इतिहास से शुरुआत है, पेपर 3, और लैंग्वेज को इसमें प्रेफर किया गया है, लैंग्वेज और आपका प्लस आपका ऐसे, लैंग्वेज और ऐसे को आपका यहाँ पे जानबूझ करके इसको बढ़ा के रखा गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बार 3-4 बार इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 जो अभी स्कोरिंग है, पेपर 1 और 2 को स्कोरिंग रखते हुए, स्कोरिंग का ध्यान रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो 8 मार्च स्टार्ट होने वाला है। जो भी आपके दोस्त जा रहे हैं बता दीजिए। और हमारे पास सीट बहुत कम है ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन सीट के लिए आप क्या कर सकते हैं, 50 स्टूडेंट का यहाँ पे शुरुआत में रखा गया है इस फीस को, इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचाइए। और जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी का दिन शुभ हो और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, मेंस का समय बहुत कम है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।